दोस्तों नमस्कार। सत्ता का राजनीतिक दांव ही अगर उल्टा पड़ जाए तो फिर गद्दी खिसक जाती है। और शायद राहुल गांधी को लेकर जो दांव मोदी सरकार ने चला, या सीधे समझें तो मोदी और अमित शाह ने चला, वह दांव इस सरकार के लिए कहीं उल्टा पड़ने तो नहीं लगा है। क्योंकि दिल्ली दरबार में हड़कंप है। हड़कंप भी ऐसी वैसी नहीं, क्योंकि निचली अदालत से होते हुए मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। हर कोई जानता समझता है कि पहले ही दिन जब राहुल गांधी दोषी करार दिए गए, तो उसके बाद सरकार अगर चाहती तो जिस तेजी के साथ सरकारी बंगला छीना और संसद सदस्यता रद्द की, उसी तेजी से राहुल गांधी को जेल में डाल सकती थी। बावजूद इसके चंद मिनटों में जमानत मिल गई। बावजूद इसके दोबारा अपील करने के लिए एक लंबा वक्त सरकार ने उस फैसले को सुनाने में लगा दिया, जो कि हाईकोर्ट तक पहुंच गया। बावजूद इसके राहुल गांधी को जेल के शिक्षों के पीछे सरकार डाल पाने की हिम्मत इस दौर में दिखा नहीं पाई। क्योंकि राहुल गांधी जिस तेजी से इस देश के भीतर अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, और उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री खामोशी बरत लेते हैं, और कांग्रेस पार्टी को लेकर विपक्ष के भीतर की एकजुटता जब खुले तौर पर दिखाई देने लगी है कि राहुल को नेता मानने की स्थिति में हर विपक्ष आकर खड़ा है, और हर कोई इंतजार कर रहा है कि 3-4 राज्यों के चुनाव निपट जाएं, उसके बाद खुले तौर पर ऐलान हो जाए। लेकिन दांव यह नहीं है। दांव तो यह है कि राहुल गांधी को किसी भी हालत में संसद के भीतर आने ही ना दिया जाए, और इस वक्त को जितना लंबा हो सकता है खींचा जाए। क्योंकि राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठाते हैं उसमें सीधे कटघरे में कोई दूसरा मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री खड़े होते हैं। और शायद इसीलिए दिल्ली में हड़कंप इतना ज्यादा कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते उससे 60 घंटे पहले ही छोटे मोदी यानी पूर्णेश मोदी, जो आहत हो गए थे 2019 में, जब राहुल गांधी ने जिक्र कर दिया था, वह भी कर्नाटक के कोलार में, कि जिसका भी सरनेम मोदी होता है वह करप्ट ही क्यों होता है, वह चोर ही क्यों होता है। और उसके बाद उन्होंने 3-4 नाम लिए। पूर्णेश मोदी आहत हो गए। और देखिए, हाईकोर्ट के भीतर जब सजा सुनाने का जिक्र होना था, या फिर जब इस फैसले का जिक्र होना था, तब पूर्णेश मोदी ने खामोशी बरती। लेकिन जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट की दिशा में राहुल गांधी बढ़ेंगे, और राहुल गांधी ने अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया भी नहीं था, उससे 60 घंटे पहले भागे भागे छोटे मोदी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली दरबार के भीतर का हड़कंप इस बात से भी समझा जा सकता है कि संसद के भीतर राहुल गांधी की मौजूदगी का मतलब क्या होगा, और खास तौर से तब जब नई संसद की इमारत तैयार है और सरकार इस वापो में है कि अब वहां पर कब से सत्र की शुरुआत की जाए। मानसून सत्र को लेकर उहापोह की स्थिति में आखिरी वक्त तक सरकार रहेगी। ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया, सिर्फ इतना पर कहा गया, नहीं पुरानी संसद की इमारत में ही मानसून सत्र चला लेंगे। लेकिन बात यहां भी फिट नहीं बैठती है उस दाव की, जिस दाव का जिक्र राजनीतिक तौर पर मोदी सत्ता के लिए उल्टा पड़ रहा है। संसद के भीतर राहुल गांधी ने इस देश के लोकतंत्र को लेकर, राहुल गांधी ने इस देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट यानी अडानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों को लेकर, इस देश के भीतर में बैंकों को कंगाली और एनपीए का बढ़ना, और कॉरपोरेट मित्रों को कौड़ियों के मोल इस देश में पीएसयूज देते चले जाना, इस देश के भीतर की हर उस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने ही सवाल पार्लियामेंट के भीतर उठाए। सवाल सबसे बड़ा तब हो गया जब अडानी कांड से सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी ने जोड़ा, और राहुल गांधी के शब्द अगर पार्लियामेंट की बहस में छप जाएं, तो आने वाले वक्त में इस बात को तो दुनिया पढ़ेगी ही कि उस दौर में एक प्रधानमंत्री थे जिनके ताल्लुकात को लेकर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी वहां लगातार जो भाषण दे रहे थे उसमें जिक्र करते थे कि कॉरपोरेट अडानी के साथ क्या रिश्ते हैं। जी नहीं, दाव इससे भी आगे का है।
क्योंकि राहुल गांधी को यह लगने लगा अगर खुले तौर पर राजनीतिक तौर पर अगर कॉरपोरेट को निशाने पर लिया जा सकता है और प्रधानमंत्री को उनसे जोड़ा जा सकता है, तो फिर अगर इस देश में सत्ता पलटती है और अडानी को सजा हो जाती है, तो देश के प्रधानमंत्री ने कैसे किस रूप में उन्हें लाभ पहुंचाया, वो तमाम फाइलें एक झटके में देश के सामने आ जाएगी और पार्लियामेंट के भीतर कहे हुए शब्द ऐतिहासिक शब्द के तौर पर दर्ज हो जाएंगे। तो सत्ता की घबराहट सबसे बड़ी यही कि अगर सुप्रीम कोर्ट के भीतर अब यह मामला चला गया है, राहुल गांधी चले गए और उससे पहले छोटे मोदी को दौड़ाया गया, आप भी जाइए और वहां पर कैविएट डालिए, उस कैविएट में अपनी बातों का जिक्र कीजिए। यानी दिल्ली की सत्ता को यह लगने लगा कि अगर छोटे मोदी इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के भीतर करते हैं कि देखिए हम कैसे आहत हो गए, और इस आहत के साथ वह मोदी सरनेम को लेते हुए समूचे ओबीसी के दायरे में अपनी बात को रखते हैं, तो इस देश की राजनीति में यह बात पहुंच जाएगी कि दरअसल राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी शब्द नहीं कहा था, उन्होंने तो समूचे ओबीसी को कटघरे में खड़ा किया था और उन सभी को चोर बोला था। यह शायद दिल्ली के भीतर और दिल्ली दरबार के भीतर यही एक तर्क बचा हुआ है। इसीलिए पूर्णेश मोदी ने 60 घंटे पहले जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। पहले हमारी बात सुनिए, यह पहले हमारी बात सुनिए कि जो फाइल अगर निचली अदालत से भी खोलना शुरू करेंगे तो 2019 में सूरत की निचली अदालत में पहुंचना और 2023 तक तब तक खामोश रहना जब तक दिल्ली की संसद में अडानी मोदी भाई भाई के नारे नहीं लगे थे, और जब तक राहुल गांधी ने भाषण इस देश के कॉरपोरेट को लेकर लंदन में नहीं दिया था, इस देश की डेमोक्रेसी के मद्देनजर इस देश में स्वस्थ प्रतियोगिता जो हर क्षेत्र में होनी चाहिए उसको खत्म लेने को लेकर नहीं कहा था। यानी सुप्रीम कोर्ट कितनी जगह पूर्णेश मोदी को देगा, यह शायद बहुत दूर की गोटी है। सवाल तो यह है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा, तो जो दांव चला गया कि पार्लियामेंट के भीतर राहुल गांधी के कोई शब्द दर्ज ही ना हो और जिन शब्दों के आश्रय प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया जा रहा हो, तो वह कहीं दिखाई ना दे, कहीं सुनाई ना दे। ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में अदालतों के जरिए रखी गई जिससे कोई आवाज उठा ना सके। लेकिन अब तो वह अंतिम चरण पर है, और अंतिम चरण का मतलब बहुत साफ होता है, अब वो सुप्रीम कोर्ट में है। तो यहां से असल बात शुरू होती है, क्या राहुल गांधी के भाषण को हटाना और आने वाले वक्त में भी राहुल गांधी के किसी भी भाषण का दर्ज 2024 तक ना होने देने की परिस्थिति को लेकर यह दांव चला गया। राहुल गांधी को अगर राजनीतिक तौर पर उनकी संसद सदस्यता ले ली जाए, उनका सरकारी बंगला ले लिया जाए, तो राहुल गांधी किस रूप में अपने आप को पेश कर पाएंगे, उसको लेकर यह दांव चला गया। राहुल गांधी अगर अडानी कांड को लेकर पार्लियामेंट के भीतर शोर मचाते हैं और जब वो संसद सदस्य नहीं रहेंगे तो उनकी बातों पर कौन ध्यान देगा, यह सोचकर यह दांव चला गया। और राहुल जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, उन मुद्दों के आश्रय राहुल गांधी सिर्फ एक कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता या गांधी परिवार के साथ जुड़े हुए शख्स के तौर पर उठाएंगे तो कौन सुनेगा। क्या इस बात को लेकर यह दांव चला गया? ध्यान दीजिए, एक एक रास्ता, एक एक परिस्थिति इस दौर में पलट गई। राहुल गांधी कहीं ज्यादा सक्रिय हो गए। राहुल गांधी अपनी बातों का, अपने साथ हुए हालातों का जिक्र करने और समूची कांग्रेस पार्टी अलग अलग जगहों पर, चाहे वो मौन धारण करे या जिस भी राजनीति को साधने की दिशा में बढ़े, उसने प्रयास शुरू कर दिए। और इंडिविजुअल यानी निजी तौर पर राहुल गांधी का किसानों के बीच जाना, किसान महिलाएं जो हरियाणा के सोनीपत में, उनसे यह कहना सरकार ने तो हमारा घर छीन लिया और उसके बावजूद आप घर आना चाहती है, तो मैं अपनी बहन से बात करता हूं, क्या वो आपको भोजन करा पाएंगी? और फिर प्रियंका गांधी से बात करना, फोन पे बात कराना और सबको दिल्ली लाना, दिल्ली घुमाना और घर में भोजन कराना, यह राजनीति की एक नई लकीर है जिसमें सरोकार जनता के साथ किसी नेता के जुड़ जाए तो क्या होता है। दूसरी परिस्थिति, किसान के बाद मैकेनिक को देखिए, मैकेनिकों के बीच जाना।
तीसरी परिस्थिति ट्रक ड्राइवरों के साथ बैठना, चौथी स्थिति बस्ती में जाना, दिल्ली की बस्ती में, और पांचवी स्थिति युवाओं के बीच जाना, मुखर्जी नगर में, जहां पर बच्चे तैयारी करते हैं आईएएस बनने की। उनके बीच जाना और सवाल बड़ा होते चला जाना कि जिस रास्ते राहुल गांधी निकले हैं और जिस रास्ते मौजूदा वक्त में विपक्ष एक नेता तलाश रहा है और जिस परिस्थिति के इर्द गिर्द 2024 लगातार जा रहा है और संसद की दिशा में, संसद के भीतर ताकतवर बीजेपी हर चीज अपने अनुकूल कर रही है, तो कई सवाल एक साथ खड़े हो गए। अब संसद का मानसून सत्र 20 तारीख से शुरू होने वाला है। 20 तारीख से पहले 3 चीजें होने वाली हैं इस देश में। पहली बड़ी चीज केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। दूसरी बड़ी चीज एनडीए की बैठक होनी है, यानी बीजेपी को भी अब समझ में आ गया अपने बूते नहीं जीत सकते हैं, तो सहयोगियों की खोज शुरू हो गई और उसमें 1-2 साथ खड़े होने लगे। राजभर आज ही शामिल हुए। अब जरा कल्पना कीजिए वो राजभर जिनकी पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे भी हैं। मुख्तार अंसारी का नाम ले लेकर जिस तरीके की राजनीति 80-20 की खेली गई उत्तर प्रदेश के भीतर और योगी ने बकायदा इसको राजनीतिक हथियार बनाया, उस मुख्तार अंसारी का बेटा अगर राजभर के साथ विधायक है तो वह भी एनडीए में शामिल हो गया। सियासत की इस धार में आपको महाराष्ट्र भी देखना होगा। करप्शन का मुद्दा खुद प्रधानमंत्री ने उठाया और करप्शन को कैसे गलवैया में हाथ डालकर महाराष्ट्र के वित्त मंत्रालय को उस शख्स को सौंप दिया जिसके ऊपर ईडी की फाइल में लिखा हुआ है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। इसके बाद परिस्थिति को और समझिए। केसीआर के साथ समझौता और केसीआर के करीबियों के साथ बैठक। इस दौर में केसीआर की बेटी पर जो ईडी नकेल कस रही थी शराब मामले में, उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यह एक बिल्कुल राजनीतिक तौर की ऐसी परिस्थिति है जिसमें एक दाव राहुल गांधी को लेकर चला गया और वो दाव के इर्द गिर्द जो जो तर्क गढ़े गए या जो जो राजनीति गढ़ी जा रही थी वो सब कुछ इस दौर में उल्टी पड़ती जा रही है। और शायद इसीलिए अगर आप एक क्षण के लिए ध्यान दीजिए, राज्यवार परिस्थिति को समझिए और उससे पहले संसद को देखिए, तो संसद के भीतर कांग्रेस की बिसात बहुत साफ है और हर कोई जानता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का मामला है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सुनवाई करेंगे, तो उसके बाद जो फैसला निकल कर आएगा उसमें अगर ये पूरी प्रक्रिया में माना यह जाएगा कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने तक का वक्त इस राजनीतिक सत्ता ने सिर्फ जाहिर किया है यह सोचकर कि एक राजनीतिक दांव इस आधार पे खेला गया और निचली अदालत का फैसला इस आधार पे आया और हाईकोर्ट की सहमति इस आधार पे हुई कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट में जाने ना दिया जाए, वहां पर वह विरोध करते हुए नजर ना आए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक चीज तो परख ली है कि अगर सार्वजनिक तौर पर रैलियों में जाते हैं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं तो उसमें भीड़ तो नजर आती है, लेकिन वह भीड़ उनके वोट में तब्दील नहीं हो पा रही है, जिसका खुला नजारा हिमाचल में भी नजर आया, बहुत पहले बंगाल में भी नजर आया था और सबसे ताजा कर्नाटक में भी नजर आया। बचा वो कानून का मसला और उस कानून के ढांचे के भीतर अपने कद को बढ़ाना और अपनी बातों को रखना जिसको वो पार्लियामेंट के भीतर रखते हैं। और शायद इसीलिए मानसून सत्र 17 दिनों का है, 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। लेकिन इस 17 दिनों के लिए सरकार ने 23 विधेयक अपने पास रखे हुए हैं। इनको वो पास कराना चाहती है और इसमें पहले नंबर पर दिल्ली का वो बिल है जिस बिल के विरोध में समूचा विपक्ष एकजुट हो गया है। और आज कांग्रेस ने भी सहमति दे दी कि हम साथ हैं, जिसका जिक्र आम आदमी पार्टी के नेता चड्डा ने किया, राघव चड्डा ने यह कहकर किया कि केसी वेणुगोपाल ने कहा है, और उसके बाद उनकी तरफ से भी आया कि हम अध्यादेश का विरोध पार्लियामेंट के भीतर करेंगे। यानी 23 विधेयकों को रखा जाना और एक विधेयक को लेकर समूचा विपक्ष विरोध कर रहा है। और पार्लियामेंट के भीतर जो शोर मचना है वह तो सबसे बड़ा मौन व्रत है, प्रधानमंत्री मोदी का मौन व्रत। 1 2 नहीं 3 इतने बड़े मुद्दे जो इस देश को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रभावित करते हैं, लेकिन ये तीनों मुद्दे सीधे सीधे किसी दूसरे कानून से नहीं बल्कि बीजेपी से जुड़े हैं। मसलन मणिपुर का मुद्दा, मणिपुर में सरकार बीजेपी की है। महिला पहलवानों का मुद्दा,
जिस पर शोषण के आरोप लगाए गए, महिला शोषण के, यौन शोषण के, वह शख्स सांसद बीजेपी का। अडानी के साथ मोदी के रिश्ते, अडानी और मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी, यानी ध्यान दीजिए, जिन 3 मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने खामोशी बरती, वह तीनों मुद्दे बीजेपी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, खुद प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए पार्लियामेंट के भीतर मुद्दों पर मौन व्रत सरकार और चर्चा करनी चाहिए, इसके नारे लगेंगे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। मणिपुर को लेकर और वहां जो हालात हैं उसको लेकर आवाज उठेगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जो रेल का मुद्दा, रेल सुरक्षा का मुद्दा खासतौर से आया, जो दुर्घटना के बाद जब ये बातें सामने आई कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं सरकार के भीतर से, और देखा गया कि कौन सिग्नलिंग करता है और 2-3 अधिकारियों को पकड़ा गया, लेकिन रेल मंत्री भी बेखौफ, बेलौस और बेफिक्र होकर घूमते हुए नजर आए और उनको मध्य प्रदेश की कमान दी गई कि आप भी शामिल हो जाइए, मध्य प्रदेश के चुनाव में जिताने के लिए आपकी जरूरत भी पड़ेगी। उसके बाद पहली बार इस देश के व्यापारियों द्वारा दिया जाने वाला जीएसटी, उसको भी मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में ले आया गया, यानी ईडी के दायरे में। और ईडी की भूमिका इस देश के भीतर कैसी रही है और ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति कितनी गैर कानूनी है, अब यह किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी कि ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति ही गैर कानूनी है। अब उसकी सिर्फ 10 दिन बचे हैं, यानी 31 तारीख उनका आखिरी दिन होगा, फिर नया ईडी आएंगे। लेकिन इस दौर में ध्यान दीजिए, धमकाने की प्रक्रिया कम नहीं हुई। गृह मंत्री निकल कर आए और उन्होंने चेतावनी दी कि ईडी अपना काम पहले की तरह करेगी। यह वैसी ही रुख है जिस तरीके से, याद कीजिए, पूर्व लॉ मिनिस्टर रिजिजू ने इस देश के 4 पूर्व जजों को लेकर कहा था कि यह दरअसल सरकार के खिलाफ इस तरीके से हैं, लगता है जैसे इनको एक अलग गुट बना लिया है और वो सबको बख्शा नहीं जाएगा। यह कहकर चेतावनी कोई दूसरा नहीं, इस देश का कानून मंत्री दे रहा था। इस देश के गृह मंत्री ईडी को लेकर दे रहे हैं, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में आता है। महंगाई, बेरोजगारी इस देश में सतत एक ऐसी परिस्थिति में आकर खड़ी हो चली है जहां पर सरकार के पास महंगाई कम करने का विजन नहीं, बेरोजगारी किस रूप में रोजगार में तब्दील हो जाए, इसको लेकर कोई सोच नहीं। और इसके अलावे अडानी को पर जेपीसी बननी चाहिए, इसकी मांग भी पार्लियामेंट में उठेगी। और महिला पहलवानों को लेकर जो बीजेपी के सांसद को बचाने का पूरा खेल रचा बसा गया और महिला पहलवानों के साथ जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ, जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी दिल्ली पुलिस ने की, यह मामले भी पार्लियामेंट में उठेंगे। तो पार्लियामेंट शोर में खो जाएगा, हंगामे में खो जाएगा। लेकिन किसी भी मुद्दे पर अगर चर्चा की परिस्थिति आ जाती है, वो मुद्दा XYZ कोई भी हो, और अगर उस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी वहां पर रहेंगे, तो एक झटके में समूचा विपक्ष राहुल गांधी के साथ आकर खड़ा हो जाएगा। क्योंकि सभी समझ चुके हैं, पार्लियामेंट से अलग रखने के लिए सरकार ने जो दांव राहुल गांधी का चला, अब अगर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को उलट देता है, जो एक लिहाज से बहुत साफ हो चला है, क्योंकि जब भारत के इतिहास में कोई ऐसा मानहानि का मसला या एक सरनेम को लेकर कोई सजा ऐसी हुई ही ना हो, तो उस पर तर्क यह बड़ा छोटा बनता है कि तब 2 साल की सजा क्यों रखी गई। वो किसी ना किसी को तो मिलनी थी, और किसी ना किसी को मिलने के लिए राहुल गांधी थे और निचली अदालत। यह स्थिति सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते किस शक्ल में फैसले के तौर पर उभरेगी, हड़कंप इसी बात को लेकर है। और शायद इस हड़कंप के दायरे में मोदी सरकार के सामने ऐसी कोई पॉजिटिव स्थिति नहीं बच पा रही है जहां पर वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए रख पाए। हम 8-9 मुद्दे आपके सामने, 10 मुद्दे बताते हैं। पहला मुद्दा तो ईडी डायरेक्टर का है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गैर कानूनी है। दूसरा मुद्दा करप्शन को लेकर है, जहां पर पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा कि अजीत पवार कितने करप्ट हैं और इस बात का जिक्र किया गया, उनके घोटालों का जिक्र किया, और लगभग 50 घंटे के भीतर वह बीजेपी में शामिल हो गए और डिप्टी सीएम बन गए। और उसके 50 घंटों के बाद या 60 घंटों के बाद वह फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उनके पास आ गई। यह ताकत होती है। केसीआर के मुद्दे को लेकर जिस जल्दबाजी के साथ या जिस तेजी के साथ ईडी बढ़ी, दिल्ली पुलिस बढ़ी, उसमें एक झटके में ऐसा ब्रेक आ जाएगा, किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो राजनीतिक समझौतों की यह पराकाष्ठा है कि आप जिन मुद्दों के आश्रय हर बार बात को कहते हैं, उससे पलट जाइए।
हर वो दाव उल्टा पड़ा गया। उसके बाद चौथा मुद्दा मणिपुर का। इतनी लंबी और बड़ी खामोशी और इतनी बड़ी परिस्थिति और इतनी बड़ी हिंसा और इतनी बड़ी त्रासदी किसी राज्य में इससे पहले कभी नहीं हुई थी जो मणिपुर में हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने खामोशी बरती। स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि यूरोपीय यूनियन को प्रस्ताव पास करना पड़ा कि माइनॉरिटीज के साथ, खास तौर से ईसाइयों का जिक्र हो रहा था, क्योंकि मणिपुर में ईसाइयों की मौजूदगी है और उसको लेकर जिक्र यूरोपीय यूनियन से कह रहा था। और सरकार ने कहा कि हमारी संप्रभुता पर आप शोर मत मचाइए, आप अपना अंदरूनी मामला देखिए, हम अपना अंदरूनी मामला देख लेंगे। लेकिन दुनिया इस नजरिए से नहीं चलती है। आवाज उठ गई, इतिहास में दर्ज हो गई। आने वाले वक्त में यह पढ़ा जाएगा। ठीक वैसे ही जो पार्लियामेंट के भीतर इससे पहले क्या सरदार पटेल का भाषण था, क्या नेहरू का भाषण था, क्या लोहिया ने कहा था, क्या लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, इंदिरा ने कहा था, क्या कहा गया था मोरारजी देसाई के जरिए, क्या कहा गया था जगजीवन राम के जरिए या इंदिरा ने कहने के साथ साथ राजीव ने क्या कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था, हर चीज तो दर्ज है। और उसी को तो उठा के देखा परखा जाता है कि किस दौर में किस सरकार को लेकर पार्लियामेंट तक के भीतर उनको कौन कटघरे में खड़ा कर रहा था। तो इन बातों को अब क्या पार्लियामेंट से अलग किया जाएगा? मणिपुर का सवाल है, महिला पहलवानों का सवाल है। इस मुद्दे पर भी चर्चा क्या सरकार कराने की दिशा में आएगी? अडानी कांड को लेकर जो चुप्पी थामी हुई है उसकी उम्र 14 अगस्त को पूरी हो रही है, जब सेबी अपनी रिपोर्ट देगी। और उससे पहले जेपीसी की मांग लगातार जो होती रही उसको सरकार ने दरकिनार किया। तो दोबारा यह छठा मुद्दा उठने की स्थिति में है। सातवां मुद्दा तो खुले तौर पर राहुल गांधी का मुद्दा है, जो सरनेम को लेकर जिस तरीके से निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक की परिस्थितियां बनी और उसमें जिस अंदाज में हर चीज करते चले गए, यह परिस्थिति बड़ी नाजुक है। नौवीं परिस्थिति इस देश के भीतर है कि जिस तरीके से व्यापारियों को लेकर आया गया है मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में, यानी ईडी वहां पर कार्रवाई कर सकती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी की पहल 125 इस देश के पॉलिटिशियंस के नाम और उसके अलावे 900 ऐसे व्यापारी जो राजनीतिक तौर पर किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ थे, जो बीजेपी के साथ नहीं थे, उनके साथ क्या कुछ हुआ वो कच्चा चिट्ठा देश के सामने है। तो एक घबराहट देश के भीतर है कि व्यापारियों पर भी नकेल कसने की स्थिति में सरकार इसलिए आ रही है क्योंकि व्यापारियों को वह स्वतंत्रता देना नहीं चाहती है कि वह किसी भी तौर पर कोई मदद किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी को कर सके, क्योंकि पैसा मैटर करता है। और पैसे के आश्रय अगर उस पाइपलाइन को आप काट देते हैं या उस तबके को डरा देते हैं तो फिर सब कुछ आपके अनुकूल होगा। कुछ इस अंदाज में सरकार ने हर दाव को चला है और शायद इसीलिए हर दाव इस दौर में उल्टा पड़ता चला गया, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर जो सवाल और जिस तरीके के सवाल 2019 में थे वैसे ही सवाल 2023-24 में उठ रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है जो बीजेपी उठा रही है। लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी और विपक्ष इस दौर में इस देश के सामने जितने मुद्दे सरकार की नीतियों की वजह से लोगों को परेशानी में डालने लगे, उसने एक झटके में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी मान्यता को बड़ा कर दिया। राजनीतिक तौर पर मान्यता विपक्ष के उन तमाम नेताओं, चाहे वो शरद पवार का नाम लीजिए, चाहे उद्धव ठाकरे का नाम लीजिए जो महाराष्ट्र से आते हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से आती है, केजरीवाल दिल्ली और पंजाब से आते हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से आते हैं, तेजस्वी बिहार से और नीतीश बिहार से। अगर इन 5-6 राज्यों को अगर आप देखें, यानी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो 230 लोकसभा की सीट इसके दायरे में है। राजनीतिक तौर पर यहां के क्षत्रपों की मान्यता अगर राहुल गांधी को लेकर बड़ी हो चली है तो फिर राहुल गांधी को लेकर फेंका गया दाव सरकार को उल्टा पड़ने लगा है और उसको दिखाई देने लगा है कि क्या कुछ होने वाला है। हड़कंप इसी बात को लेकर है और उस हड़कंप से बचने के रास्ते जो तलाशे जा रहे हैं वो किस अंदाज में है, ये सिर्फ छोटे मोदी को देखकर आप समझ सकते हैं, जिनका नाम पुणेश मोदी है। वो जब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, यानी राहुल पहुंचे नहीं थे और उन्होंने पहुंच के जिरा कर दी कि आप राहुल को सुनेंगे उससे पहले मुझे सुन लीजिए। इस देश के सामने भी यही बड़ा सवाल है। इस देश की जनता जब फैसला देगी तो शायद 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से
प्रधानमंत्री मोदी जनता से यही आह्वान करें, आप कोई फैसला ले उससे पहले मुझे सुन लीजिए। ये मुझे सुनने का शब्द कहीं आखिरी बार ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।